बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल में लेक्चर 5 में पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 2 में हमारे साथ है प्रॉब्लम 1.10। ठीक है, तो प्रॉब्लम 1.10 हमारे साथ है कंप्यूट द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर कॉपर एंड एल्यूमिनियम सिंगल क्रिस्टल इन द 100 डायरेक्शन, 110 डायरेक्शन एंड 111 डायरेक्शन। 3 डायरेक्शन में कॉपर और एल्यूमिनियम के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी ई मालूम कर ले। कंपेयर दीज वैल्यूज द मॉडुलस रिपोर्टेड फॉर पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल्स। पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल का मतलब ये है कि कॉपर का पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल के लिए जो हम ई यूज़ करते हैं, ये इसके साथ कंपेयर कर लें। इस तरह एल्यूमिनियम की सैंपल का भी 100 या 110 और 111 के साथ कंपेयर कर ले। ठीक है, तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं 110 का। ठीक है, तो हमारे साथ सबसे पहले कॉपर के लिए हम करते हैं 100 डायरेक्शन में। तो 100 डायरेक्शन में सबसे पहले प्रॉब्लम में हमने बताया कि हमारे साथ 1/e फार्मूले में जो दो टर्म हैं S11 और प्लस दूसरा टर्म, तो दूसरा टर्म हमारे साथ 0 बनता है। ठीक है, और पहला टर्म हमारे साथ S11 है, तो हमारे साथ फार्मूला बनता है 1/e 100 इज इक्वल टू S11। ठीक है, तो इससे हम आसानी से E100 मालूम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि S11 की वैल्यू हम टेबल 1.3 से हमने मालूम किया है। ठीक है, तो E100 हमारे साथ कॉपर के लिए बन गई 66.67 गीगा पास्कल। ठीक है, गीगा पास्कल। अब हम कॉपर के लिए ई मालूम करते हैं 110 डायरेक्शन में। कॉपर के लिए हम ई मालूम करते हैं 110 डायरेक्शन में। ठीक है, तो टेबल 1.2 से हम डायरेक्शन कोसाइन मालूम करते हैं। तो 110 डायरेक्शन के लिए L1 और L2 बराबर है 1/√2 के। ठीक है, और L3 हमारे साथ बराबर है 0 का। इस तरह टेबल 1.3 से S11, S12 और S44 हमने मालूम की। अब हमारे साथ फार्मूला गिवन है 1/e का S11 माइनस 2 इंटू S11 माइनस S12 माइनस 1/2 S44 इंटू L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर L1 स्क्वायर। तो सारी वैल्यू हमारे साथ मालूम है, वैल्यू फुट कर ले और E110 आप मालूम कर ले। ठीक है, तो जब वैल्यू हो आपके साथ तो E110 मालूम करना आसान है। अब हम कॉपर के लिए 111 डायरेक्शन में ई मालूम करते हैं। तो 111 डायरेक्शन में टेबल 1.2 से हमारे साथ L1, L2 और L3 की वैल्यूज बराबर हैं, और हमारे साथ वो है 1/√3। ठीक है, और इस तरह S11 और S12 और S44 की वैल्यू हमने ऑलरेडी कॉपर के लिए मालूम की है। तो फार्मूला हमारे साथ मौजूद है, फार्मूले में ये सारी वैल्यू फुट कर लें और E11 आप मालूम कर लें। तो कॉपर के लिए हमने 3 डायरेक्शन मतलब 100 डायरेक्शन, 110 डायरेक्शन और 111 डायरेक्शन में हमने ई मालूम किया। अब हम एल्यूमिनियम के लिए 100, 110 और 111 डायरेक्शन में ई मालूम करते हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम के लिए 100 डायरेक्शन में जब 100 डायरेक्शन हो तो फार्मूला सिंपल है 1/e 100 इज इक्वल टू S11। तो इससे आप E11 मालूम कर लें। ठीक है, और S11 हमें गिवन है 1.57, टेबल में मौजूद है, टेबल 1.3 में 1.57 मल्टीप्लाई बाई 10⁻11 पर पास्कल। ठीक है, तो इससे आप लोग E11 एल्यूमिनियम के लिए मालूम कर लें। अब हम 110 डायरेक्शन में एल्यूमिनियम के लिए ई मालूम करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला हमें मालूम है, और इसके लिए 110 डायरेक्शन के लिए L1, L2 और L3 हमें टेबल 1.2 से मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो टेबल 1.2 वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर लें और आप E110 मालूम कर लें। ठीक है, मतलब सिंपल पहले लेक्चर में हमने इस लेक्चर के पहले पार्ट में हमने ये एक्सप्लेन किया है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता हूँ। इस तरह एल्यूमिनियम के लिए 110 डायरेक्शन में आप 111 डायरेक्शन में आप ई मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो S11, S12, S44 ये टेबल 1.3 से मालूम कर ले, और L1, L2 और L3 ये टेबल 1
2C मालूम कर लें और ये सारी वैल्यू पुट कर लें और आप E11 की वैल्यू पुट कर लें। तो कॉपर के लिए हमने 100, 110 और 111 डायरेक्शन में E मालूम किया। इस तरह एल्यूमिनियम के लिए हमने 100, 110 और 111 डायरेक्शन में हमने E मालूम किया। अब दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि आप इस वैल्यू को कंपेयर कर लें पॉलीक्रिस्टलाइन ई से, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का यंग मॉडुलस हमारे साथ बराबर है 70.34 गीगापास्कल, सिमिलर टू E110, क्योंकि E110 इसकी करीब है, इसकी वैल्यू ये 70.34 गीगापास्कल है और E110 पर एल्यूमिनियम हमारे साथ है 72.6 गीगापास्कल। इस तरह कॉपर का यंग मॉडुलस हमारे साथ है 129.8 गीगापास्कल और E110 इसकी सिमिलर है, तकरीबन इसके बराबर है 130.29 गीगापास्कल के बराबर है, ठीक है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम 1.10 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम प्रॉब्लम 1.11 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1.11 हमारे साथ है ए प्लेटफॉर्म इज सस्पेंडेड बाय 2 पैरेलल रॉड ए शोन इन द स्केच। ये स्केच है, ठीक है। स्केच में इधर शो की है एक प्लेटफॉर्म है जो 2 रॉड से सस्पेंड है, एक रॉड ए है, दूसरा रॉड बी है। रॉड ए इधर फिक्स है, रॉड बी इधर फिक्स है, दोनों रॉड का डाया सेम है, ठीक है। ए का डाया और बी का डाया हमारे साथ सेम है, ठीक है। तो स्टेटमेंट है ए प्लेटफॉर्म इज सस्पेंडेड बाय 2 पैरेलल रॉड as shown in the sketch with each being 1.28 सेंटीमीटर in diameter। दोनों का डायमीटर सेम है। रॉड ए इज मैन्युफैक्चर फ्रॉम 4340 स्टील, ठीक है। इसका Q+T 650 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका E हमारे साथ है 210 गीगापास्कल और इसका यील्ड स्ट्रेंथ हमारे साथ 855 मेगापास्कल है। रॉड बी इज मेड फ्रॉम 7075 T6 एल्यूमिनियम एलाइज, ठीक है। और इसका E हमारे साथ है 70 गीगापास्कल और इसका यंग यील्ड स्ट्रेंथ हमारे साथ 505 मेगापास्कल है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है नंबर ए, व्हाट यूनिफॉर्म लोड कैन बी अप्लाइड टू द प्लेटफॉर्म बिफोर यील्डिंग विल अकर, और दूसरा विच रॉड विल बी दी फर्स्ट टू यील्ड, ठीक है। सबसे पहले यील्डिंग पॉइंट तक एफ मालूम कर लें, लोड मालूम कर लें, और दूसरा हमारे साथ कौन सी मटेरियल में यील्डिंग फर्स्ट स्टार्ट होगी, ठीक है। ये स्ट्रेन है, ठीक है, ये हमारे साथ स्ट्रेन है। कौन सी मटेरियल में सबसे पहले यील्डिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। विच रॉड विल बी द फर्स्ट टू यील्ड, यील्डिंग किस मटेरियल में पहले स्टार्ट होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम एफ मालूम करते हैं और हैंड है बोथ रॉड एक्सपीरियंस द सेम स्ट्रेन, इसमें सेम स्ट्रेन कंडीशन में होंगे, दोनों मटेरियल हमारे साथ सेम स्ट्रेन कंडीशन में होंगे, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमारे साथ गिवन डेटा है। तो गिवन डेटा में हमारे साथ डी हमें गिवन है 1.28 सेंटीमीटर, जो जिसको मैंने मीटर में कन्वर्ट किया है। इस तरह इस मटेरियल के लिए A434 स्टील के लिए E हमें गिवन है 210 गीगापास्कल और यील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है 855 मेगापास्कल। इस तरह इसके लिए एल्यूमिनियम एलाई के लिए E गिवन है 70 गीगापास्कल और यील्ड स्ट्रेंथ हमारे साथ 505 मेगापास्कल है, ठीक है। हम ये गिवन है कि दोनों को स्ट्रेन सेम है, स्ट्रेन ऑफ A इज इक्वल टू स्ट्रेन ऑफ B, ठीक है। तो हुक्स लॉ की मदद से, हुक्स लॉ में स्ट्रेस हमारे साथ बराबर है E मल्टीप्लाई बाई स्ट्रेन, तो इससे हमारे साथ एप्सिलॉन मतलब स्ट्रेन बराबर होगा सिग्मा बाई E। तो इसमें मैं सिग्मा एप्सिलॉन की जगह सिग्मा बाई E पुट करता हूँ, तो सिग्मा A डिवाइड बाई EA इज इक्वल टू सिग्मा B डिवाइड बाई EB। इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करता हूँ, सिग्मा A डिवाइड बाई सिग्मा B इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई EB। तो EA हमें गिवन है यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल A 210 गीगापास्कल और यंग मॉडुलस ऑफ मटेरियल B जो कि एल्यूमिनियम एलाई है वो 70 गीगापास्कल है। तो 210 डिवाइड बाई 70 से 3 आता है। इसका मतलब ये है कि मटेरियल A में स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है 3 टाइम्स, मटेरियल B की 3 टाइम्स स्ट्रेस इसमें प्रोड्यूस होता है। सिग्मा A 3 टाइम्स है विद रिस्पेक्ट टू सिग्मा B, ठीक है। इस तरह अब हम लोड मालूम कर सकते हैं, सिग्मा वाई एस इज इक्वल टू एफ बाई ए, ठीक है। तो इससे हम एफ मालूम करते हैं, एफ इज इक्वल टू सिग्मा वाई एस मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है।
तो हमारे साथ दो किस्म की मटेरियल है, तो एक ए मटेरियल है और दूसरा बी मटेरियल है, ठीक है। और इसका यील्ड स्ट्रेंथ इसकी 3 टाइम्स कम है, तो इसलिए सिग्मा वाई एच डिवाइड बाई 3 यहाँ से हमने मालूम किया, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 3p डिवाइड किया। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे साथ आ जाएगा 4/3 यील्ड स्ट्रेंथ मल्टीप्लाई बाई ए। तो यील्ड स्ट्रेंथ इसके हमें गिवन है 855 है, ठीक है। और ए हमारे साथ 5/4 डी स्क्वायर है, तो डी हमें गिवन है 0.0128 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमने एक मालूम किया। और दूसरा रिक्वायरमेंट ये था कि कौन से मटेरियल में हमारे साथ यील्डिंग स्टार्ट होगी। The steel will yield first because the load on steel is 3 times as compared to the load on aluminium from point A, ठीक है। इधर आप लोग देख लें कि स्ट्रेस ए में मटेरियल बी की मुकाबले में 3 टाइम्स ज़्यादा है, इसमें स्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि यील्डिंग मटेरियल ए यानी स्टील में सबसे पहले स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इधर पॉइंट बी में मैंने लिखा है द स्टील विल यील्ड फर्स्ट, क्योंकि इसमें स्ट्रेस 3 टाइम्स ज़्यादा है मुकाबला एल्यूमिनियम के, ठीक है। जब स्ट्रेस ज़्यादा हो तो इसका मतलब ये है 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये कि इसमें यील्डिंग पहले स्टार्ट होगी। बिकॉज द लोड ऑन स्टील इज 3 टाइम एज कम्पेयर टू द लोड ऑन एल्यूमिनियम फ्राम पॉइंट ए। पॉइंट ए से हमने साबित किया कि इसमें 3 टाइम्स ज़्यादा है, स्टील में स्ट्रेसेस ज़्यादा हैं 3 टाइम्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें यील्डिंग का पहले प्रोड्यूस होगी। तो प्रॉब्लम 1.11 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम प्रॉब्लम 1.13 की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम 1.13 में हमें एक इनील्ड स्टील, इनील्ड से मतलब एक स्टील है जिस पे इनीलिंग हुआ है, ठीक है, हीट ट्रीटमेंट है, टेंसाइल स्पेसिमन जिसका यंग मॉडुलस हमें गिवन है, जिसका यील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है, और हैज़ ए 1.28 सेंटीमीटर मिनिमम डायमीटर एंड ए 5 सेंटीमीटर गेज लेंथ। डाय भी गिवन है और लेंथ भी गिवन है। मैक्सिमम लोड इज रीच्ड एट 66,700 न्यूटन इन फ्रैक्चर अकर एट 44,500 न्यूटन, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट इज द मटीरियल्स टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना होगा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम करना आसान है, क्योंकि हमें मैक्सिमम लोड गिवन है, मैक्सिमम लोड हमें गिवन है 66,700 न्यूटन है, ठीक है। और डाया हमें गिवन है, तो मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय ए नॉट से हम अल्टीमेट स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। दूसरा हमें पॉइंट बी में है वाई डज फ्रैक्चर अकर एट ए लोअर लोड देन द मैक्सिमम लोड, मतलब फ्रैक्चर हमारे साथ 44,500 पे आया है और मैक्सिमम लोड 66,700 पे आया है, ठीक है। तो इसका जवाब में मैंने पहले भी डिस्कस किया थ्योरी में कि हमारे साथ इसमें लोकलाइज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है या लोकलाइज नेकिंग, मतलब ये हिस्सा इस लोड पे इतना वीक होता है, इसका वीक हिस्सा इतना कमज़ोर होता है, इतना लेंथ कम होता है कि फर्दर डिफॉर्मेशन इसमें प्रोड्यूस नहीं हो सकता। और ये अगर लोड कम, इसके बाद अगर लोड कम भी हो जाए तो फिर भी ये इसमें फ्रैक्चर आता है, ठीक है। ये आगे मैं डिस्कस करूँगा। व्हाट डज द स्पेसिमेन गेज सेक्शन लुक लाइक एन इंस्टेंट बिफोर फेलियर से पहले स्पेसिमेन किस तरह दिखाई देता है, ठीक है। और आखिर में कंप्यूट द स्ट्रेन एंड डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टर व्हेन ए टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 100 मेगापास्कल इज अप्लाइड, ठीक है। हमारे साथ इधर आप देख लें यील्ड स्ट्रेंथ 425 मेगापास्कल है और टेंसाइल स्ट्रेंथ 100 मेगापास्कल है, तो 100 मेगापास्कल पे आप स्ट्रेन मालूम कर लें, ठीक है। तो क्लियर बात है कि इस पे ये हमारे साथ इलास्टिक रीजन में होगा, क्योंकि यील्ड स्ट्रेंथ हमारे साथ 425, मतलब 425 मेगापास्कल के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। 425 मेगापास्कल के बाद प्लास्टिक डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मतलब ये हमारे साथ इलास्टिक रीजन में है, तो सिंपल हुक्स लॉ से हम स्ट्रेन मालूम कर सकते हैं। अब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सोल्यूशन में पार्ट फर्स्ट डेटा हमारे साथ ई गिवन है 2 टन मेगापास्कल, यील्ड स्ट्रेंथ गिवन है 425 मेगापास्कल, डी हमें गिवन है, एल हमें गिवन है, मैक्सिमम लोड और फ्रैक्चर लोड ये सारे हमें गिवन है, ठीक है। रिक्वायर सबसे पहला यही कि अल्टीमेट
अल्टीमेट स्ट्रेंथ मालूम करते हैं। मैंने बताया मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय ए नाट, तो मैक्सिमम लोड डिवाइड बाय ए नाट से हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम कर सकते हैं। तो मैक्सिमम लोड हमें गिवन है 66,700, ठीक है। और ए नाट π/4 d स्क्वायर, तो डी हमें गिवन है और π/4 की वैल्यू हमने पुट की और इससे हमने अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ मालूम की। हमारे साथ है सिग्मा TS, ये हमारे साथ है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट बी था कि फ्रैक्चर क्यों कम लोड पे आता है, तो इसका आंसर मैंने लिखा है फ्रैक्चर अकर एट लोअर लोड बिकॉज ऑफ लोकलाइज नेकिंग विच रिड्यूस डायमीटर एट द गेज। मतलब लोकलाइज नेकिंग की वजह से डायमीटर इतना डिक्रीज होता है कि ये अगर लोड हम कम भी कर ले फिर भी ये इसमें फेलियर आ जाता है। विच रिड्यूस डायमीटर एट द गेज एज एरिया इज रिड्यूस स्ट्रेस इज इंक्रीजेज विच अलोज फॉर लेस फोर्स टू फ्रैक्चर स्पेसिमन। मतलब अगर फोर्स ये इसमें लोकलाइज नेकिंग प्रोड्यूस होता है और लोकलाइज नेकिंग के बाद अगर लोड कम भी हो जाए फिर भी ये फेल हो जाता है। और पॉइंट सी में ये था कि स्पेसिमन फेलियर से फ्रैक्चर से पहले किस तरह नज़र आता है, तो हमारे साथ इस तरह ये उस नेकिंग रीजन है, इसमें वो नेकिंग रीजन है। अगर स्पेसिमन हो इस पर आप इलास्टिक लोड टेंसाइल लोड अप्लाई कर लें तो फ्रैक्चर से पहले ये इसी तरह नज़र आएगा। ये उसमें वो वीक पोर्शन है जहाँ पे नेकिंग प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। ये वो वीक पोर्शन है जिसमें नेकिंग प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। और पार्ट डी में हमारे साथ ये है कि टेंसाइल स्ट्रेस हमारे साथ 100 मेगापास्कल है और यील्ड स्ट्रेंथ हमें गिवन है 425 मेगापास्कल, ठीक है। तो इस पे आप एप्सिलॉन मालूम कर लें। तो मैंने आपको बता दिया कि चूँकि 100 मेगापास्कल ये यील्ड स्ट्रेंथ से कम है तो ये इलास्टिक रीजन में होगा, तो हम हुक्स लॉ अप्लाई करेंगे, सिंपल हुक्स लॉ, सिग्मा इज इक्वल टू ई इनटू एप्सिलॉन, एप्सिलॉन स्ट्रेन है, ठीक है। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाई ई। तो स्ट्रेस हमारे साथ 100 मेगापास्कल है, स्ट्रेन हमारे साथ है ये हमें गिवन है 210 गीगापास्कल। तो इससे आप लोगों को ई मालूम कर ले। स्ट्रेन इज इलास्टिक इन नेचर इन दिस केस। इलास्टिक इन नेचर का मतलब ये है कि ये आपने अगर लोड हम हटा दें तो ये स्ट्रेन ख़त्म हो जाता है, बॉडी स्टील अपनी ओरिजिनल पोजीशन को वापस जाता है। हमारे साथ ये इलास्टिक कंडीशन में है, ठीक है। तो हमारे साथ प्रॉब्लम 1.13 सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम जाते हैं प्रॉब्लम 1.14 की तरफ। तो प्रॉब्लम 1.14 हमारे साथ है, हमें गिवन है ए 5 सेंटीमीटर लॉन्ग सर्कुलर रॉड ऑफ 10-15 एज रूल्ड स्टील। मतलब डाई इज इक्वल टू 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है, इज लोडेड इन टेंशन टू फेलियर, ठीक है। व्हाट लोड वाज नेसेसरी टू ब्रेक दिस सैंपल। व्हाट मतलब कि फ्रैक्चर लोड मालूम कर ले। नंबर 2, इफ 60% ऑफ द टोटल एलांगेशन वाज यूनिफॉर्म इन कैरेक्टर प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ लोकलाइज्ड डिफॉर्मेशन, कंप्यूट द ट्रू स्ट्रेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिपेंट नेकिंग, ठीक है। मतलब अगर 60% of the total elongation was uniform in character prior to the onset of localized deformation, मतलब localized deformation से पहले, ठीक है, हमारे साथ elongation यूनिफॉर्म आता है। 60% elongation हमारे साथ यूनिफॉर्म आता है। तो इस पे आप ट्रू स्ट्रेस मालूम करें, ठीक है। तो हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेटा हमें गिवन है, एल हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और डी हमें गिवन है 1.28 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम टेबल 1.6a, ठीक है। फॉर 10-15 रूल स्टील एलाई टेंसाइल स्ट्रेस 420 मेगापास्कल है। तो आसानी से हम एफ मालूम कर सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो एफ इज इक्वल टू सिग्मा मल्टीप्लाई बाई ए, ठीक है। और सिग्मा हमने टेबल से मालूम किया, तो 420 मल्टीप्लाई बाई ए 5/4 डी स्क्वायर। तो इसमें वैल्यू पुट करके आप एफ मालूम कर लें, ठीक है। अब दूसरा हमें 60% एलांगेशन गिवन है यूनिफॉर्मली, ठीक है, और ट्रू स्ट्रेन मालूम करना है, ठीक है। तो टेबल 1.6a से आप सबसे पहले परसेंट एलांगेशन इन 5% गेज लेंथ आप मालूम कर ले, तो हमारे साथ 39% है। मतलब कि अगर हमारे साथ 5 सेंटीमीटर गेज लेंथ हो और 10-15 एज रूल्ड स्टील एलाई हो, तो इसमें हमारे साथ स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा 39%। 39% मतलब 0.39। तो स्ट्रेन हमारे साथ आ गया, ठीक है।
तो ट्रू स्ट्रेस के लिए हम पहले फाइनल लेंथ मालूम करते हैं। ट्रू स्ट्रेस के लिए हम पहले फाइनल लेंथ मालूम करते हैं। तो स्ट्रेन इज इक्वल टू फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। तो इससे आप लोग फाइनल लेंथ मालूम कर लें। इनिशियल लेंथ हमें गिवन है और स्ट्रेन हमने टेबल से मालूम किया 0.39 है, ठीक है। तो आप इसको पुट करके फाइनल लेंथ मालूम कर लें। जब फाइनल लेंथ आ जाए तो ट्रू स्ट्रेस इज इक्वल टू, जब फाइनल लेंथ आ जाए तो ट्रू स्ट्रेस हमारे साथ बराबर है, ट्रू स्ट्रेस हमारे साथ बराबर है अल्टीमेट स्ट्रेस इनटू 1 प्लस एप्सिलॉन, ठीक है। ये रिलेशन है ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस के दरमियान, ठीक है। तो वैल्यू पुट करके आप ट्रू स्ट्रेस मालूम कर लें, ठीक है। एप्सिलॉन क्या है, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय फाइनल लेंथ, ठीक है। तो इससे आप स्ट्रेन मालूम कर लें, ठीक है। और 420 हमारे साथ स्ट्रेस है, ठीक है। और ये वैल्यू जब पुट कर लें तो हमारे साथ ट्रू स्ट्रेस आ जाएगा 518.28 मेगा पास्कल, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम 1.17 की तरफ जाते हैं। तो प्रॉब्लम 1.17 हमारे साथ है, A specimen is placed in a creep machine and subjected to a load of 5000 न्यूटन। क्रीप मशीन में एक स्पेसिमेन रख दिया और इस पे एक कांस्टेंट लोड अप्लाई किया 5000 न्यूटन। The initial length of the circular rod was 200 millimeter and its initial diameter was 5 millimeter, ठीक है। After several hundred hours, the length of the rod was found to be 230 मिलीमीटर, मतलब कि बहुत टाइम बाद इसका लेंथ 230 मिलीमीटर, मतलब इसमें 30 मिलीमीटर इंक्रीज आया है। क्रीप फिनोमेना है, टाइम पे डिपेंड करता है। तो बहुत टाइम गुजरने के बाद इसकी लेंथ में 30 मिलीमीटर इंक्रीज आया है, ठीक है। रिक्वायर्ड क्या है, व्हाट वाज द राइट डायमीटर एट दिस टाइम। इस टाइम मतलब जब लेंथ इंक्रीज हो गया 230 मिलीमीटर पे, तो इस पे डाया कितना होगा। जब लेंथ इंक्रीज होता है तो डाया डिक्रीज होता है। व्हाट वर द ट्रू इन इंजीनियरिंग स्ट्रेन एट दिस टाइम। ट्रू स्ट्रेन मालूम करें और इंजीनियरिंग स्ट्रेन मालूम करें, ठीक है। तीसरा पॉइंट सी, व्हाट वर द ट्रू इन इंजीनियरिंग स्ट्रेसेस एट दिस टाइम। ये भी आसान है, ट्रू इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस मालूम करना। और आखिरी पार्ट डी, if the test were to be conducted under condition of constant true stress and true stress, मतलब अगर स्ट्रेस सेम हो, ठीक है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ट्रू स्ट्रेस, वुड द लोड ऑन द सैंपल रिमेन द सेम और चेंज। लोड सेम होगा या चेंज होगा, ठीक है। एंड एफ सो मतलब अगर चेंज होता है बाय हाउ मच, कितना इंक्रीज इसमें या डिक्रीज इसमें आता है, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। 3 पार्ट्स तो आसान है, ठीक है। 3 पार्ट्स तो हमारे साथ बिल्कुल आसान है, ठीक है। लोड हमें गिवन है 5000 न्यूटन, इनिशियल लेंथ 200 मिलीमीटर, फाइनल लेंथ 230 मिलीमीटर, इस तरह इनिशियल डाया 5 मिलीमीटर, ठीक है। तो हमें पता है कि L1A1 या L0A0 इज इक्वल टू L2A2 या LFAF, ठीक है। तो इधर A0 की जगह π/4 D0 स्क्वायर फुट कर लें और AF की जगह π/4 DF स्क्वायर। π/4 कैंसिल हो गया तो हमारे साथ ये रह गया। अगर इसको हम रीअरेंज कर ले तो हमारे साथ DF आ जाएगा √L0 D0 स्क्वायर डिवाइड बाय LF, ठीक है। तो इस L0 भी हमारे साथ है, D0 भी हमारे साथ है और LF भी हमारे साथ है। तो वैल्यू पुट करके आप DF आसानी से मालूम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पार्ट बी में ट्रू स्ट्रेन और इंजीनियरिंग स्ट्रेन मालूम करना है, ठीक है। तो इसके हमारे साथ फार्मूले मौजूद है। ट्रू स्ट्रेन हमारे साथ बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 230 डिवाइड बाय 200, ठीक है। तो नेचुरल लॉग ले ले तो हमारे साथ ट्रू स्ट्रेन आ जाएगा 0.1398। इसी तरह इंजीनियरिंग स्ट्रेन फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ इज इक्वल टू फाइनल लेंथ 230 है माइनस 200 डिवाइड बाय 200, तो हमारे साथ इंजीनियरिंग स्ट्रेन आ जाएगा 0.15, ठीक है। इसी तरह ट्रू स्ट्रेस F डिवाइड बाई इंस्टेंटेनियस एरिया, तो 5000 डिवाइड बाई 5/4 और इंस्टेंटेनियस एरिया हमारे साथ इसी केस में A2 है। तो A2 हमारे साथ ये हमने इधर मालूम किया है 0.5/4 DF स्क्वायर। तो DF हमारे साथ है 4.66 मिलीमीटर या 0.00466
मिलीमीटर, ठीक है। तो इससे हमारे साथ ट्रू स्ट्रेस आ गया 293.16 मेगा पास्कल। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस F डिवाइड बाई ए नाट हमारे साथ इनिशियल एरिया है, तो 5000 डिवाइड बाई 5/4 D नाट स्क्वायर या D1 स्क्वायर, तो ये भी रिपोर्ट करके आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस मालूम कर लें, ठीक है। और डी पॉइंट हमारे साथ है, if the test were to be conducted under condition of constant true stress, load will be changing, लोड चेंज होगा। अगर स्ट्रेस कांस्टेंट हो तो लोड चेंज होगा, मतलब एफ नाट डिवाइड बाई ए नाट बराबर हो एफ आई डिवाइड बाई ए आई का, तो एफ आई हमारे साथ चेंज होगा। तो इस इक्वेशन से आप एफ आई मालूम कर लें और एफ नाट ए आई और ए नाट की वैल्यू पुट करके आप एफ आई मालूम कर लें। तो अगर हम एफ नाट और एफ आई को देख लें तो लोड हमारे साथ चेंज होता है, ये हमारे साथ न्यू लोड है जो चेंज हो गया है। पहले वाला एफ नाट हमारे साथ 5000 न्यूटन है और चेंज इसके बाद ये हमारे साथ चेंज हो गया 4343 किलो न्यूटन हमारे साथ न्यू लोड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि लोड हमारे साथ कांस्टेंट नहीं होता बल्कि चेंज होता है। अगर स्ट्रेसेस हमारे साथ कांस्टेंट हो तो लोड हमारे साथ चेंज होता है, ठीक है। अब हम प्रॉब्लम 1.19 की तरफ जाते हैं। तो प्रॉब्लम 1.19 में हमारे साथ स्टेटमेंट है, यू आर गिवन ए 135 सेंटीमीटर लॉन्ग लेंथ ऑफ हाई स्ट्रेंथ वायर, मतलब एक वायर है जिसका टोटल लेंथ 135 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ इसका 135 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका क्रॉस सेक्शनल डाया 0.5 सेंटीमीटर है। द वायर हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, वायर फाइबर है, ठीक है, 216 गीगा पास्कल और इसका हमारे साथ स्ट्रेन है 0.02 फाइबर का, ई एफ मतलब फाइबर का स्ट्रेन 0.02 है, ठीक है। यू आर टू मैन्युफैक्चर ए कंपोजिट रॉड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। वायर का टोटल लेंथ 135 सेंटीमीटर है और हमने ऐसा कंपोजिट मटेरियल बनाया है जिसमें एक रॉड का लेंथ 15 सेंटीमीटर हो, ठीक है, and having a cross sectional area of 6.5 square centimeter. The 135 centimeter long high strength wire is to be used as the high strength constituent of the composite, मतलब ये वायर फाइबर के तौर पर हम यूज़ करेंगे। फाइबर हमारे साथ कंपोजिट का स्ट्रेंथ है। द मैट्रिक्स पेज विल कंसिस्ट ऑफ पॉलीमर रीजन दैट इज टू बी कवर्ड आफ्टर द हाई स्ट्रेंथ वायर हैविंग बीन पोजीशन, ठीक है। मतलब ये हम मैट्रिक्स हम प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे और पॉलीमर हम एज ए मैट्रिक्स मतलब प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। और जो वायर है वो स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करेंगे। इग्नोरिंग द स्ट्रेंथ कंट्रीब्यूशन ऑफ द पॉलीमर रीजन मैट्रिक्स एंड एनी रेजिडुअल थर्मल श्रिंकेज स्ट्रेसेस, मतलब सारी चीज़ें इग्नोर कर ले, सिर्फ आप स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर ले लें, स्ट्रेंथ ऑफ मैट्रिक्स आप इसको इग्नोर कर लें कि इसका स्ट्रेंथ नेग्लिजिबल है और पॉलीमर वैसी भी वीक कंपोनेंट्स है, ठीक है। इन द रेनफोर्सिंग पेज कैलकुलेट द स्ट्रॉन्गेस्ट कंपोजिट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द रीजन एंड लेंथ ऑफ द वायर प्रोवाइड, ठीक है। तो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। सिंपल प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है। सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, टोटल लेंथ ऑफ वायर हमारे साथ टोटल लेंथ हमें गिवन है 135 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल लेंथ हमारे साथ 135 सेंटीमीटर है, ठीक है। और लेंथ ऑफ कंपोजिट रॉड हमारे साथ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। ई हमें गिवन है 216 गीगा पास्कल और टोटल एरिया हमारे साथ 6.5 स्क्वायर सेंटीमीटर है, ठीक है। और ई एफ मतलब स्ट्रेन ऑफ फाइबर 0.02 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ कंपोजिट रॉड, टोटल लेंथ ऑफ वायर डिवाइड बाय लेंथ ऑफ कंपोजिट, ठीक है, कंपोजिट रॉड 135 डिवाइड बाई 15। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो वायर हमें गिवन है उसका टोटल लेंथ 135 मिलीमीटर है, ठीक है। और हमने जो फाइबर बनाने हैं उसमें एक फाइबर का लेंथ 15 होना चाहिए। तो 135 से टोटल 9 रॉड बनते हैं ना, इज इक्वल टू 9 का मतलब ये है कि 139 से टोटल 9 रॉड बनते हैं, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ वायर, ठीक है, वायर क्या है? फाइबर है। 9
9 पाई/4 a²। तो एरिया का फार्मूला है पाई/4 a²। 9 किया है तो टोटल रॉड 9 है, तो एक रॉड का पाई/4 9 पाई/4 d² होगा। तो 9 का हमारे साथ 9 × a होगा। ठीक है, तो ये हमारे साथ आता है 1.767 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ रीइंफोर्सिंग फाइबर, ये फार्मूला हमने स्लाइड में पढ़ा था, AF/AT। तो AF हमारे साथ आ गया AF मतलब एरिया ऑफ फाइबर 1.767 और टोटल एरिया 6.5 है, तो इससे हमारे साथ VF आ गया। तो EC = VF EF + VM EF। तो VF EF इग्नोर कर लें और